नमस्कार। डॉक्टर कहते हैं कि सजीव प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कैंसर का उपचार और जन जागरूकता इस विषय पर। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विवेक चौधरी, निदेशक क्षेत्रीय कैंसर संस्थान मेडिकल कॉलेज रायपुर। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि कैंसर क्या है और ये कब भयावह हो सकता है। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि शरीर की मूलभूत इकाई, जिसे अंग्रेजी में सेल या हिंदी में कोशिका कहते हैं, उसका एक रचनात्मक एक कार्यात्मक संरचना होती है जी। जब भी जो कि शरीर तंत्र के कंट्रोल में रहती है। जब ये कोशिका शरीर तंत्र के कंट्रोल से बाहर होके आकार में बदल जाती है, उसके कार्य जो शरीर के पक्ष में करना चाहिए विपक्ष में करने लगती है, और ऐसी कोशिकाओं का समूह मिलके कैंसर बनाते हैं। जी। और ये डॉक्टर साहब कब भयावह रूप ले सकता है? भारत देश में और छत्तीसगढ़ प्रदेश में कैंसर 80 से 90% कैंसर जीवन शैली से जुड़े हुए हैं। जी जी। और 80 से 90% कैंसर तीसरी बढ़ी हुई अवस्था और चौथी अवस्था में आते हैं। तो हमारे यहाँ प्रायः ये भयावह स्थिति में ही आते हैं। जी, यानी कहें कि कैंसर का जो चरण है, प्रथम चरण और द्वितीय चरण में ये फिर भी उपचार के बाद क्योर हो सकता है। आपकी सभी की जानकारी एक के लिए बताना चाहूँगा, कैंसर की 4 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज और चौथी स्टेज। पहली स्टेज में अगर सही समय पर कैंसर की जानकारी मिल जाती है और उसका उपचार हो जाता है तो लगभग 100 मरीज में से लगभग 90% और 90 से 95% मरीज ठीक हो जाते हैं। दूसरी स्टेज में ये 60 से 70% तक, तीसरी स्टेज में 25 से 30% और चौथी स्टेज में 0 से 10% ये रेंज मानी गई है और ये आकलन किया गया है। जी डॉक्टर साहब, ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि प्रथम चरण में या द्वितीय चरण में आने के बाद यदि कोई पेशेंट आता है तो उसको बहुत जल्द हम ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आती है बात जन जागरूकता की। तो आपको क्या लगता है कि कैसे लोगों में ये जागरूकता लाई जाए, कैसे लोगों को जागरूक करें ताकि वो कैंसर के ये द्वितीय चरण या प्रथम चरण में ही आकर अपना चेकअप कराएं? जी, इसके लिए जैसा कि मैंने बताया कि भारत देश में और छत्तीसगढ़ प्रदेश में कैंसर लाइफस्टाइल यानी जीवन शैली से जुड़ा हुआ है। इसलिए अगर मोटे रूप से देखा जाए तो कैंसर प्रमुख रूप से पुरुषों में मुंह और गला का कैंसर, जो कि तंबाकू या तंबाकू युक्त पदार्थ किसी भी रूप में लिए जाएं वो कैंसर कारक होते हैं। महिलाओं में छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात की जाए तो बच्चेदानी का मुंह का कैंसर या कैंसर सर्विक्स सर्वप्रथम है और द्वितीय स्थान पर कैंसर ब्रेस्ट आता है। जबकि अगर मेट्रोज़ की बात की जाए, बड़े शहरों की बात की जाए, फर्स्ट ईयर स्टडीज़ की बात की जाए तो वहाँ पे महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 कैंसर है। जी। और चूँकि अवेयरनेस बड़ी है, वहाँ पे पढ़े लिखे लोग बड़े हैं, शिक्षा बड़ी है, अज्ञानता हटी है, लापरवाही हटी है, इसलिए कैंसर प्राथमिक अवस्था में ही डिटेक्ट होने लगा है। जी। ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है कि जैसे कि अभी आपने बताया कि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर साथ ही साथ महिलाओं में देखा जा रहा है, और तंबाकू युक्त जो गुड़ाकू का सेवन करते हैं या कोई भी नशा से संबंधित पदार्थों का सेवन करते हैं तो उससे मुंह का कैंसर भी हमारे छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि कैसे ये जन जागरूकता लाई जाए, क्या उनमें परिवर्तन लाया जाए उनकी आदतों में? सबसे पहले तो मैं आपसे सभी से अनुरोध करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि तंबाकू किसी भी रूप में
आप लेते हैं गुटखा, बीड़ी, सिगरेट या किसी भी रूप में लेते हैं, छत्तीसगढ़ और आसपास के प्रदेशों में जहाँ पे उड़ीसा, स्पेशली उड़ीसा, जहाँ पे गुड़ाकू का प्रचलन है, गुड़ और तंबाकू, उसका मिश्रण दांतों में से मंजन करने का है। और ये प्रथा है कि इससे मुंह में होने वाला खून, रक्तस्राव या पस जो नहीं आता है वो नहीं है, भ्रांति है, ये भ्रांति है। और ये इसका त्याग करना चाहिए। उसके बाद मुंह और गला के कैंसर के लिए स्वयं मुख परीक्षण अनिवार्य है। जो व्यक्ति तम्बाकू नहीं खाते हैं उन्हें ऐसे उस स्थान को जरूर कांच के दर्पण के सामने खड़े होकर देखना चाहिए कि उस जिस स्थान पे तम्बाकू खाते हैं या कुछ रखते हैं वहाँ पे कुछ बदलाव तो नहीं है, उस स्थान को देखना चाहिए। या मुंह खोल के अपने गालों को, तालू को और जीभ को स्वयं खुद देखना चाहिए। और यदि कोई बिना तकलीफ के कोई परिवर्तन आ रहा है और लंबे समय से आ रहा है तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब आपने कही कि स्व परीक्षण बहुत ज़रूरी है, चाहे वो मुंह का कैंसर हो, उसके लिए जैसे हम कोई भी बदलाव देखते हैं अपने मुंह के अंदर, चाहे वो हल्का सा सफ़ेद पैच हो या उंगलियां नहीं जा रही हैं मुंह के अंदर, वो भी देख सकते हैं ताकि वो हम बता सकें, डॉक्टर को ये बता सकें जागरूक होकर कि भाई ऐसी परेशानी आ रही है, ताकि उसका ट्रीटमेंट या उपचार जल्द से जल्द हो सके। ऐसी स्थिति में ये कैंसर की पूर्वावस्थाएं होती हैं, जिसको इरिथ्रोप्लेकिया बोलते हैं। मुंह में सफ़ेद धब्बे, लाल धब्बे ल्यूकोपेकिया और काले धब्बे मेलानोप्लेकिया, और मुंह का ना खुलना, 4 उंगली स्ट्रेट मुंह में न जाना, सीधी उंगली मुंह में न जाना, इसको हमारी भाषा में सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस कहते हैं, जो कि कैंसर की पूर्वावस्था मानी गई हैं। तो ऐसी इस अवस्था में किसी भी व्यक्ति को तुरंत ही हमारे रीजनल कैंसर सेंटर में, क्षेत्रीय कैंसर संस्थान में आके जांच करानी चाहिए। इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये कैंसर की पूर्वावस्था मानी गई है और मोटे तौर पे ये देखा जाता है कि 20 मरीज अगर कैंसर की पूर्वावस्था में हैं और अगर वो अपना उपचार नहीं कराते तो कैंसर 20 में से 1 को कैंसर होने की संभावना रहती है। जी डॉक्टर साहब, जीवन शैली की आपने बात कही है। जीवन शैली हमारी ऐसी है, या खान पान कहें या प्रदूषण कहें, इनको देखते हुए हम देख रहे हैं अभी फेफड़े के कैंसर के मरीज़ ज़्यादातर सामने आ रहे हैं। तो क्या कारण मानते हैं आप इनके अलावा? ये आपका बिल्कुल कहना सही है। आजकल धूम्रपान कुछ कम हुआ है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में देखा जाए तो ये धूम्रपान कम हुआ है। धूम्रपान के होने के कारण होने वाला लंग का कैंसर पहले भिन्न था। अब वातावरणीय और प्रदूषण वगैरह के कारण थोड़ा सा कैंसर महिलाओं और बच्चों में बढ़ा है और ऐसे पुरुषों में बढ़ा है जो कि धूम्रपान नहीं करते। तो उसको मोटे तौर पर वातावरणीय प्रदूषण या पॉल्यूशन कहेंगे माना जा सकता है। और प्रदूषण एक बहुत बड़ा कारण है कैंसर, लंग के फेफड़े के कैंसर के लिए। जी तो डॉक्टर साहब, लक्षण क्या हैं? कैसे कोई जानेगा कि ये फेफड़े का कैंसर है या ये अन्य कैंसर है? फेफड़े के कैंसर में सबसे पहले छाती में दर्द, श्वास में तकलीफ, खांसी के साथ या अथवा बलगम में खून आना, सांस और थोड़े ही दूर पे चलते हुए सांस फूल जाना, ये कुछ प्रारंभिक चिन्ह
फेफड़े के कैंसर के माने जा सकते हैं। जी जी। और डॉक्टर साहब, स्तन कैंसर और बच्चेदानी के मुंह का कैंसर और मुंह और गले का कैंसर, इसके भी लक्षण हम जानना चाहेंगे क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में ये कैंसर सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं। बच्चेदानी के मुंह के कैंसर या कैंसर सर्विक्स, जो कि महिलाओं की जी जी प्रथम कैंसर है छत्तीसगढ़ प्रदेश का। बच्चेदानी के रास्ते दर्द रहित खून रक्त रिसाव, सफ़ेद पानी आना, कमर के निचले हिस्से में दर्द होना, पेट में दर्द होना, ये मोटे रूप से लक्षण माने गए हैं। ब्रेस्ट में स्तन के कैंसर के विषय में कोई स्तन में कोई गांठ या होना या चमड़ी का धसाव और हाथ आर्मपिट या बगल में हाथ के जोड़ पे कोई गांठ होना, ये कैंसर के ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण है। इसके बाद मुंह और गले में लंबे समय तक छाला या गांठ जो कि मुंह के अंदर है, उपचार उपरांत भी ठीक नहीं हो रही, ऐसे या गले में कोई गांठ होना, खाने में तकलीफ होना, आवाज़ में बदलाव होना, ये कुछ लक्षण हैं जो कि मुंह और गले के कैंसर के प्रारंभिक चिन्ह माने गए हैं। जी डॉक्टर साहब, हम और भी आपसे जानकारियां लेंगे और बातें करेंगे कैंसर के बारे में। जी अभी लेते हैं विराम। मेरी अपनी सबकी है ये, मेरी अपनी सबकी है ये, आज ही नहीं कल की है ये, अपने हक अधिकार दिलाती आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, हर मुश्किल का हल है सुझाती, जीने की एक राह दिखाती, अंधियारे में राह दिखाती, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें। देखना ना भूलें आपकी बातें, हर गुरुवार शाम 6 बजे दूरदर्शन छत्तीसगढ़ पर। डॉक्टर कहते के सजीव प्रसारण में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम आपको बता दें, डॉक्टर विवेक चौधरी जी हमारे साथ हैं, निदेशक क्षेत्रीय कैंसर संस्थान मेडिकल कॉलेज रायपुर। डॉक्टर साहब, एक बार फिर आपका स्वागत है। और डॉक्टर साहब, कैंसर के लक्षणों के बारे में अभी आपने बताया, हम आपसे जानना चाहेंगे कि रक्त कैंसर, ब्लड कैंसर के बारे में, क्या ये बच्चों में भी हो सकता है या इसके बारे में थोड़ा विस्तार से हम जानना चाहेंगे। ब्लड कैंसर या रक्त कैंसर, जिसे अंग्रेजी में ल्यूकेमिया कहते हैं, विभिन्न प्रकार का होता है और बच्चों में और बड़ों में भी बहुतायत से होता है। बच्चों में एक कैंसर होता है एक्यूट ALL, जो कि एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया है, जो कि बहुतायत होता है। इसका बच्चों में होने वाले रक्त कैंसर या अन्य कैंसर मुख्य रूप से आनुवंशिक होते हैं, रेडिएशन की वजह से होते हैं, वायरसेस की वजह से होते हैं, और ये फैमिलीज़ में चलते हैं या जेनेटिक, अधिक से अधिक जेनेटिक या जीन रिलेटेड कैंसर माने गए हैं बच्चों के कैंसर, जो कि जीन्स में कुछ बदलाव होने के कारण ये जीवन के आरंभिक वर्ष में ही या वर्षों में ही ये कैंसर हो जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, आनुवांशिकता की आपने बात कही, तो ब्लड कैंसर के अलावा और भी कोई कैंसर है जो आनुवांशिक रूप से हो सकता है? बच्चों में बहुतायत से बहुत सारे कैंसर हैं जो कि आनुवंशिक कारणों से होते हैं। आँख का कैंसर, जिसे रेटाइनोब्लास्टोमा कहते हैं, उसके बाद हेपेटोब्लास्टोमा है, उस लीवर में होने वाला कैंसर हेपेटोब्लास्टोमा कहा जाता है। रक्त कैंसर, सारे रक्त कैंसर आते हैं। बच्चों किडनी का कैंसर, किडनी के कैंसर भी होते हैं, और इस प्रकार के विल्स ट्यूमर बोलते हैं। जी जी। तो और स्तन कैंसर में भी क्या संभावना है? बच्चों को अभी तक आनुवांशिक, जैसे महिलाओं में इट रन्स, ब्रेस्ट कैंसर
फैमिलियर कैंसर होता है। ये जो फैमिली में वंशानुगत कैंसर होता है, ये फैमिली में रन करता है। जैसे कि किसी महिला को कैंसर है तो उसकी बच्ची को या उसकी बहन को, सगी बहन को कैंसर होने की बहुत संभावना मानी गई है। बच्ची को 2 गुना या उसकी बच्ची की बच्ची को 4 गुना कैंसर की रिस्क बढ़ जाती है। तो ऐसी अवस्था में बिल्कुल परिवार में यदि किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो बाकी लोगों को भी आगे आकर जांच करानी चाहिए। तो ऐसी महिलाओं को, अगर ऐसी परिवार में अगर किसी को माता को या नानी को या मौसी को कैंसर हुआ है तो सभी महिलाओं को स्वयं स्तन परीक्षण करना चाहिए। और यूँ तो मेमोग्राफी 40 साल के बाद इंटरनेशनल मेमोग्राफी प्रोटोकॉल के हिसाब से होती है, लेकिन इन लोगों को हम लोग 25 से 30 वर्ष की आयु से ही सोनोग्राफी की सलाह देते हैं, ब्रेस्ट की स्तन की सोनोग्राफी, ताकि हमारे पास बेस लाइन सोनोग्राफी हो और बाद में 30 या 35 साल के बाद मैमोग्राफी, जो कि हम बेस लाइन रखें ताकि हर वर्ष इसका करा के हम उस पर नज़र रख सकें। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात आपने कही। और अब हम आते हैं उपचार पर। तो कैंसर के उपचार के तरीके कौन कौन से हैं, किन चरणों में और कैसे, किन प्रकार से इसका उपचार किया जाता है? एलोपैथी में विशेषकर 3 प्रकार के इंजेक्शन, 3 प्रकार के उपचार माने गए हैं। पहला कीमोथेरेपी, दूसरा रेडिएशन और तीसरा सर्जरी। आजकल समय के साथ बहुत अच्छी उपचार आ गए हैं। कीमोथेरेपी में सिंपल कीमोथेरेपी से मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, इम्यूनोथेरेपी सब आ गई है। रेडिएशन में बहुत उच्च स्तरीय मशीन आ गई है, प्रोटॉन बीम थेरेपी भी आ गई है। सर्जरी में बड़े ऑपरेशन के साथ साथ लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, रोबोटिक ऑपरेशन, ये भी छत्तीसगढ़ में उपलब्ध हो गए हैं। तो इन सभी आधुनिकतम इलाजों से कैंसर एक तरह से साध्य हो गया है। डॉक्टर साहब, जैसे कि हमने सुना है कि कीमोथेरेपी के दौरान या रेडिएशन के दौरान मरीज़ काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, तो उनको खान पान का किस प्रकार से ध्यान रखना चाहिए? इसमें एक सामान्य आदमी की प्रतिदिन की कैलोरी आवश्यकता 1800 किलो कैलोरीज मानी गई है। परंतु एक कैंसर मरीज को लगभग 3000 किलो कैलोरीज चाहिए। उसको कम से कम, क्योंकि वो एक तो बीमारी के कारण और दूसरी उपचार के कारण उसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। ऐसे तो समस्त कैंसर के रोगियों को मैं बोलना चाहूँगा, अत्यधिक प्रोटीन का उपयोग करें, साथ में कार्बोहाइड्रेट और फैट का भी उपयोग करें। आपका भोजन नरम होना चाहिए, सेमी सॉलिड होना चाहिए या सेमी सॉलिड होना चाहिए, ताकि आपको निगलने में आसानी रहे और आप अधिक से अधिक भोजन कर पाएँ। यानी प्रोटीन विटामिन्स युक्त भोजन का अधिक मात्रा में सेवन करें और सेमी लिक्विड भोजन का अधिक मात्रा में सेवन करें। और डॉक्टर साहब, टीकाकरण की हम बात करें, कुछ ऐसे टीके क्या बाज़ार में उपलब्ध हैं जिससे ये कैंसर को रोका जा सकता है? कैंसर सर्विक्स के विषय में, बच्चेदानी के मुंह के कैंसर के विषय में कुछ कैंसर के टीके आ गए हैं। गार्डासिल और सर्वेरिक्स नाम के 2 टीके आ गए हैं, जो कि बच्चियों में, किशोरियों में जो शादी के पहले 13 साल के पहले लगाए जाते हैं। डे 0, 1 एंड 6वें महीने में लगाए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है, ऐसा अभी एक मेडिकल डाटा आ रहा है। करीब ये इस प्रकार के टीके
काफ़ी हद तक करीब 80 से 90% तक किसी महिला या बच्ची को कैंसर सर्विक्स के खिलाफ प्रोटेक्शन देते हैं। जी डॉक्टर साहब, कैंसर रोग में जांच को कितना आवश्यक मानते हैं? क्योंकि हमने देखा है या सुना है, जब भी हमने देखा या पाया है कि कैंसर के रोगी अक्सर जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो स्टेज काफ़ी आगे बढ़ चुका होता है, तीसरा या चौथा चरण में मरीज़ पहुंचता है, तब केस काफ़ी बिगड़ चुका होता है। तो आपको क्या लगता है कि कितना आवश्यक है जांच और डॉक्टर के पास जाना? 3 स्टेज प्रिवेंशन या रोकथाम की 3 स्टेज होती है। प्राइमरी प्रिवेंशन में कैंसर और कैंसर कारकों की जानकारी समूचे समाज को होना चाहिए। मुंह और गले का कैंसर तंबाकू खाने से होता है, तंबाकू किसी भी रूप में ली जाए। ब्रेस्ट का कैंसर शादी न करना, बच्चे को दूध ना पिलाना, इसके कारण होता है, ये भी जानकारी होना चाहिए। बच्चेदानी का मुंह का कैंसर, जैसे कि कमर में शादी, कमर में सहवास, अधिक प्रजनन दर, HPV वायरस का संक्रमण, ये मुख्य रूप से कारण माने गए हैं, इसकी जानकारी होना चाहिए। सेकेंडरी प्रिवेंशन, प्राथमिक अवस्था में निदान और उपचार, प्राथमिक अवस्था में निदान और उपचार, ऐसा करके स्टेज 1 में हम कैंसर को पकड़ ले, स्टेज 1 और 2 में पकड़ ले, तो हम उसका पूर्ण जल्दी इलाज करके मरीज को स्वस्थ कर सकते हैं। और टर्शियरी प्रिवेंशन, पूरा सामुदायिक उपचार देके उसको मरीज को हम बचा सकें। बिल्कुल, और इसके लिए हम चाहेंगे कि हम सभी दर्शकों से ये अपील करना चाहेंगे कि वे शरीर में कोई भी बदलाव देखते हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास जाके जांच कराएं। डॉक्टर साहब, क्षेत्रीय कैंसर जो संस्थान है वहाँ की हम बात करें कि यहाँ पर क्या क्या कैंसर के उपचार के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं? यहाँ पे कैंसर के सामुदायिक उपचार के लिए हमारे पास रेडिएशन, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, उन्नत सर्जरी हमारे पास है। अभी थोड़े दिन में पेट सिटी चालू होने वाला है, न्यूक्लियर मेडिसिन भी चालू होने वाली है। उसके बाद हम एक आधुनिकतम लीनियर एक्सीलरेटर, तीसरा लीनियर एक्सीलरेटर लगा रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी की व्यवस्था भी हम कर रहे हैं। तो अभी भी हमारे यहाँ आधुनिक उपचार के सारे ट्रीटमेंट है, लेकिन भविष्य में हम आने वाले 1 आध साल में हम हमारे कैंसर संस्थान को और उन्नत कर लेंगे। और डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि हमारे जो गरीबी रेखा से नीचे या ऐसे वर्ग हैं जिनका इलाज किस प्रकार से किया जाता है या क्या सुविधाएं इनको उपलब्ध हैं? हमारे क्षेत्रीय कैंसर संस्थान में करीब 90 से 95% मरीजों का निःशुल्क उपचार किया जाता है। जी। गरीबी रेखा के नीचे वाले समस्त लोग जिनके पास आयुष्मान कार्ड है उनको निःशुल्क करते हैं। और छत्तीसगढ़ शासन ने जिनके पास आयुष्मान कार्ड, जिनके पास गरीबी रेखा का कार्ड नहीं है, हमारे यहाँ मुख्यमंत्री सहायता योजना के तहत हमारे यहाँ से एस्टिमेट देते हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें इलाज के लिए अनुदान प्राप्त करते हैं। करीब 100 में से 90% मरीजों को ये बड़े आसानी से मिल जाता है। जी, ये बहुत अच्छी आपने बात कही डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आज हमने जो आपको जानकारी दी है उसका लाभ आप अवश्य उठाएंगे। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। नमस्कार।